अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। चीफ जस्टिस एक्सटेंशन लेंगे या नहीं, इन दिनों मुल्की सियासत का महवर चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत ही है। ये तय है कि चीफ जस्टिस जी साहब फर्ज वाहिद के लिए की जाने वाली ऐसी किसी भी आईनी तरमीम के हक में नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत आईनी तरमीम के जरिए मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र में 3 साल का इजाफा क्यों चाहती है। रिटायरमेंट की उम्र में तोसी एक इंतजामी मामले से कहीं ज्यादा एक सियासी मसला बन चुका है। हर इंतजामी मामले पर सियासत करना हमारा वतीरा रहा है, फिर चाहे वो डैम हो, ज़राई आमदन पर टैक्स या फिर पेंशन इस्लाहात। हम हमेशा शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबाए बैठे रहे। सियासी इल्ज़ाम तराशियों से क़तई नज़र ये याद रखना ज़रूरी है कि रिटायरमेंट उम्र की मुद्दत में तोसी की सिफारिश PTI दौरे हुकूमत में डॉक्टर इशरत हुसैन की सरबराही में कायम पे एंड पेंशन कमीशन ने की थी, क्योंकि पेंशन अदायगी मुल्की मईशत पर चौथा बड़ा बोझ बन चुका है। पेंशन अदायगियां सन 2002 में 25 अरब रुपए थीं, जो अब 1000 अरब से जायद हो चुकी हैं। इस रफ्तार को न रोका गया तो आइंदा 10 साल में ये 3000 अरब से तजावुज कर जाएंगी। जरा सोचिए, रवा माली साल कर्जों पर सूद की अदायगी 9700 अरब, दिफाई अखराजात 2200 अरब, सालाना तरक्याती अखराजात 1400 अरब, जिसमें अब वाज़ेह कमी कर दी गई है। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन 1014 अरब, और इन सब के बाद पूरे साल हुकूमत चलाने के लिए अखराजात सिर्फ 839 अरब। गैरों को क्या दोष, बर्बादी का सामा तो हम खुद किए बैठे हैं। जरा पेंशन का निज़ाम देखिए। रिटायरमेंट के बाद हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को उम्र भर पेंशन अदा करती है, जो उनकी वफात के बाद बेवा को ताउम्र मिलती रहती है, और फिर उसकी वफात के बाद गैर शादीशुदा बेटी को उसकी शादी तक मिलती रहती है। पेंशन के इस निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर हो चुकी हैं। ये इस्लाहात क्या हैं और रिटायरमेंट की मुद्दत में तोसी समेत दीगर क्या इक़दामात किए जा सकते हैं, आज के प्रोग्राम में इसी पर हम बात करेंगे। और इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद डॉक्टर खाकान नजीब साहब माहिर मुआशियात हैं, पॉलिसी मेकर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि पेंशन बिल पाकिस्तान की मईशत पर इस वक्त कितना भारी भरकम बोझ बन चुका है। डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप पाकिस्तान की इस वक्त एक्सपेंडिचर रिफॉर्म का जायज़ा लें, जो कि आई थिंक सबसे डेलिकेट और सबसे क्रिटिकल रिफॉर्म है इन ऑल एस्पेक्ट्स, अगर हमने आगे बढ़ना है। मैंने जब ये बजट आया तो उससे पहले कई दफ़ा लिखा और कई दफ़ा ये कहा कि इस बजट को अप्रोच ही एक्सपेंडिचर साइड से करें, टैक्सेशन साइड से ना करें। उसके बावजूद आप ये देखेंगे कि जो करंट बजट है, यानी कि जो जारी अखराजात हैं, उसमें तकरीबन 24% का इजाफा हुआ, और PSDP जो हम 1400 अरब पे ले गए, अब 1100 अरब पे ले आए हैं, और पिछले साल 750 अरब खर्च किया। ये एक ओवरऑल तनाजुल है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि एक्सपेंडिचर में पेंशन्स, एक्सपेंडिचर में टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज, एक्सपेंडिचर्स में आपने बड़ी सही चीज़ सामने रखी, डेट सर्विसिंग। ये ऐसे बड़े खर्चे हैं जिनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप काम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर जिस रविश से बढ़ रहा है, आप कभी भी टैक्सेशन को उससे मैच नहीं कर पाएंगे। और इससे बढ़ के भी एक बात है जो होती नहीं है, द क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग मैटर्स द मोस्ट इन एवरी एरिया। चाहे वो आप सब्सिडी को टारगेट करना चाहें, चाहे आप पेंशन्स के इस निज़ाम से जिसमें आप हैं, वो क्या है, वो है पे एज यू गो निज़ाम, जिसका मतलब है कि जैसे ही आप रिटायर होते हैं तो आपको 60 साल की उम्र में एक पेंशन कैलकुलेट करके ताहयात, और फिर आपकी स्पाउस को, और फिर आपके अगर बच्चे 26 साल तक आई थिंक चाहे आपकी बेटी को वो मिल जाती है। ये भी यूनिक केस नहीं है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। 250 अरब का पेंशन का बिल था, सन 2016-17 की बात है। मैंने तब टेबल पे कहा था कि ये आने वाले सालों में 2 गुना हो जाएगा, और फिर उससे बढ़ के 4 गुना हो जाएगा। 2024 जब क्लोज करेंगे और अब 2025 शुरू कर चुके हैं, इसमें जो बिल है वो 1040 अरब रुपया है। ठीक, 250 अरब को अगर आप देखें तो वी हैव मेड दिस इज एन इनक्रेडिबल जर्नी जो हमने की है। 4 गुना का बिल हो गया है। इसमें वेरियस पेज एंड कमीशंस, वेरियस कमिटीज। मैंने हमेशा कहा है कि ये काम तो एक एक्चुअरीज के करने का है।
और पेज एंड पेंशन कमिटीज, कमीशंस, ये सब काम एक गाइडेंस तो दे सकते हैं, पर असल में तो एक्चुअरीज ने एक चीज कैलकुलेट करनी है। आप हैरान हो, मैं आपसे एक फिगर शेयर करूं। 2021 में एक स्टडी हुई पाकिस्तान में। मैं इसलिए ये चीजें सामने रख रहा हूं कि नौयत का अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा, जिसे कहेंगे एक टिकिंग डिफिकल्ट चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। और ये सिर्फ चैलेंज नहीं है, ये टिकिंग डिफिकल्ट चैलेंज है। उस स्टडी के मुताबिक एक्चुअरीज ने जब वो स्टडी की तो 2021 में अगर हम अपनी सारी पेंशन्स वाकई पे करना चाहते जो हमने एक्रू कर ली हुई हैं, तो उसका बिल था 2900 अरब रुपया। सो हम ये एक अनफंडेड पेंशन लाइबिलिटी चला रहे थे, अब तो वो बहुत बढ़ गया होगा। सो मूव किस तरफ करना है, बाकी ममालिक ने भी किया है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल, जहाँ था और जहाँ पे मैंने पीएचडी की और जहाँ से मैं ट्रेन हुआ और जहाँ पे मैं नौकरी करता था, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान आने से पहले, तो ऑस्ट्रेलिया का भी ऐसा ही पेंशन का निज़ाम था और फिर वो एक कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन पे चले गए। इंडिया का भी निज़ाम ऐसे ही था। मनमोहन सिंह 90 में आए, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन की तरफ गए, न्यू पेंशन स्कीम के नाम से एक इजरा हुआ। सो दैट इज द वे फॉरवर्ड। कुछ स्ट्राइड अब गवर्नमेंट इस तरफ कर रही है कि हम इस तरफ मूव करें। ठीक है, हम वो बात करेंगे पार्टिसिपेटरी पेंशन फंड जो गवर्नमेंट ने मुतारिफ करा दी है, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो एज लिमिट है सरकारी मुलाजमीन की, रिटायरमेंट की एज में तोसी की बात की जा रही है और हुकूमत एक आईनी तरमीम भी उसके ऊपर लेकर आ रही है, तो उसका अगर ये तरमीम हो जाती है और अक्रॉस द कंट्री 3 साल या वटेवर जो भी उसमें एज ब्रैकेट हो उसमें बढ़ जाता है, तो उससे पेंशन के बिल के ऊपर किस तरह से असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? देखिए, वो तो यही है ना कि आप एज को 60 से 63 कर दें या 62 कर दें, तो जो रिटायरमेंट एज से लेके डेथ तक एक वक्त कम हो जाएगा, तो वो समझते हैं कि लोगों को ज़्यादा यूटिलाइज कर लेंगे और इस तरह पेंशन का एक बोझ कम हो जाएगा। जो मैंने 2900 अरब उन्होंने कैलकुलेट किया था, वो कम होकर कुछ रह जाएगा। बट यार, असल बात क्या है? असल बात तो ये है कि आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज शेड करने हैं, आपको नंबर ऑफ डिविजन्स शेड करने हैं फेडरल गवर्नमेंट के, आपको नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स के नीचे जो इतने सारे अदारे काम कर रहे हैं उनको शेड करना है। ट्रू लेटर इन स्पिरिट में सर, ट्रू लेटर इन स्पिरिट में आपको ऑस्टेरिटी मेजर्स लेकर आने होंगे, अदरवाइज नहीं चल सकता ये मामला। एक चीज और इधर जिक्र करूं, अभी बात हमने सिर्फ की है जो फेडरल पे बोझ है। मुझे अगर सही याद है तो लास्ट ईयर का जो प्रोविंशियल का बोझ है, दैट इटसेल्फ इज 850 बिलियन रुपीस, जो चारों प्रोविंसेस का मिलाकर है। कुछ पिशावर यानी कि केपीके ने इस तरफ मूवमेंट की है कंट्रीब्यूटरी पेंशन की तरफ। अब इसका एक जामे निज़ाम नए आने वालों को भी और पुरानों में बहुत सी चीजें हैंडल करनी है कि कब तक पेंशन देनी है स्पाउस को। अगर आप हायर दोबारा हो जाते हैं तो क्या आपकी पेंशन पुरानी आनी चाहिए या आप नए उसमें चले गए हैं, ये सारी चीजें जो हैं। और फिर ये भी कि मल्टीपल पेंशन से निकलना है पाकिस्तान को। ये जो फैमिली पेंशन है उसके निज़ाम को ठीक करना है, स्पेशल फैमिली पेंशन हम देते हैं उसके निज़ाम को ठीक करना है, लिमिट करना है फैमिली पेंशन्स को। ये तो एक सारा निज़ाम जो है उसको हाँ, वो तो सर अब हो गया ना, मेरे ख्याल से वो 10 साल का आ गया, उसमें नोटिफाई हो गया शायद कि जो फैमिली पेंशन है वो 10 साल। अच्छा, अभी इसमें यहाँ बुनियादी सवाल किए ये बनता है कि ये जो पे एंड पेंशन कमीशन जो पीटीआई दौरे हुकूमत में डॉक्टर इशरत हुसैन जिसको लीड कर रहे थे, उस दौर में कुछ केपीके में इस तरह की चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट की गई थी, वहाँ पे एज लिमिट भी बढ़ा दी गई थी, लेकिन बाद में जो ब्यूरोक्रेसी है उसने बहुत इसके ऊपर हंगामा मचाया और इसको वापस लिया गया। तो इसके ऊपर भी ज़रा बताइएगा क्या हुआ था वहाँ पर। देखिए, एक तो बात यह है कि जो आई थिंक ऐसे काम करने चाहिए हमेशा रिफॉर्म में, जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेना ज़रूरी है। और इसका मतलब ये है कि जो काम आप पास थ्रू कर सकें वही करना चाहिए। ये एज लिमिट बढ़ाना इज़ वेरी पिक्यूलियर थिंग जो पाकिस्तान गुफ्तगू कर रहा है। जब मैं चिली का, इंडिया का या ऑस्ट्रेलिया का रिफॉर्म देखता हूँ तो शायद उन्होंने इस तरफ नहीं बढ़े थे, बल्कि स्पेसिफिकली कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन, लीनर गवर्नमेंट्स और निकालना उन एसओईज को जो आज भी 212 के करीब हैं,
कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, रेगुलेटरी अदारे, ये सब को निकालना इनमें से जो है वो असल रिफॉर्म है जो पाकिस्तान को करना है। मैं देखिए हमेशा कहता हूं कि रिफॉर्म ऑन द एजेस या ऑन द पेरिफेरी करना जो है, इट विल नॉट सॉल्व योर इश्यूज। जब तक आप रिफॉर्म को डीप नहीं करेंगे और उसको कॉम्प्रीहेंसिव नहीं करेंगे। सो पाकिस्तान के लिए ये एक कॉम्प्रीहेंसिव रिफॉर्म है जिसकी तरफ आगे बढ़ना है। गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करेगी, फिर आगे चलिए। दैट डजंट मीन कि हम पेंशनर्स का ख्याल नहीं रखना चाहते। जो अब पेंशनर्स आएंगे तो आखिर वो फंड कैसा होगा, वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा? क्योंकि अगर ओवर द कमिंग 10 years अगर वो फंड 5% कमाएगा या पर एनम या 10% कमाएगा, तो जो रिटायर हो रहा होगा आज से 20-25 साल बाद, उसकी तो जिंदगी ही तब्दील हो जाएगी 10 और 5 के, क्योंकि जब कंपाउंडिंग होगी तो ही और शी विल बी अर्निंग समथिंग टोटली वेरी डिफरेंट। अच्छा, इसके साथ साथ सिर्फ यही काफी नहीं है, आपको मोनेटाइज भी करना पड़ेगा सैलरीज को। इस चीज से निकलिए, घरों की सियासत, गाड़ियों की सियासत, नौकरों की सियासत, बिलों की सियासत, 2-2 हजार यूनिट की सियासत, इन सब चीजों से निकल जाइए। अब दिस इज योर टेक होम सैलरी। आप गाड़ी पे आना चाहें, बस पे आना चाहें, साइकिल पे आना चाहें, वी लीव इट टू यू। So that is the comprehensive kind of rethink of the whole of civil services, including जो बाकी अदारे हैं, that we have to start thinking about. ये है वो रिफॉर्म। आई एम सॉरी, 20-25 साल हो गए हैं लोगों को इस पे काम करते हुए, वहीं खड़े हैं जहां 20-25 साल पहले खड़े थे। अच्छा सर, ये तो हमने देखा कि जो पब्लिक सेक्टर की जो पेंशन है वो अनफंडेड है। प्राइवेट सेक्टर में हम देखते हैं कि जनाब वहाँ पे एक प्रोविडेंट फंड जो है उससे आपकी कटौती होती है। तो वो मॉडल कितना सक्सेसफुल है? और फिर दूसरा ये जो आपने बताया कि जनाब इसकी जो इससे इन्वेस्टमेंट की जाए, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा होराइजन है, पाकिस्तान में कैपिटल मार्केट्स इज देयर। और फिर दूसरा ये कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर जा सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर जा सकते हैं। तो ये ऑप्शंस भी आपके पास हैं यहाँ पे। इनके ऊपर इतना इसको सीरियस क्यों नहीं लिया गया? और अगर लिया जाए तो आपकी कैपिटल मार्केट्स जो है उसमें भी एक बड़ी लिक्विडिटी आ सकती है, उसको भी एक नया उसका जो है वो जो बेस है काफी ब्रॉडन हो सकता है। सो देखिए ना, असल तो बात ही ये है, आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो को बढ़ाना चाहते हैं जो 13% है इस वक्त और 50 साल हिस्ट्री का लोएस्ट है, तो यही डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट चैनल करनी है आपने। फिर इसमें जो मज़े की बात है जो मैं आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में जब हम ये थे तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप कहें कि नहीं, मैं तो सेफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसे रखना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, मैं एक बैलेंस्ड फंड में रखना चाहता हूँ, जिसका मतलब है 50% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और 50% स्टॉक मार्केट। एक तीसरा बंदा है, वो कहता है नहीं, मेरी तो उम्र अभी बहुत छोटी है, मेरे 30 साल पड़े हैं, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन ग्रोइंग कंपनीज ऑन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, तो वो उसमें रख सकता है। अभी 3 ऑप्शन तो मैंने आपके सामने रख दिए। अब चौथा ऑप्शन ये है कि वो कोई कहता है कि नहीं, मैं प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, हमने तो एक ट्रस्ट शायद बनाया जो डॉलमेन मॉल को चलाता है, उसके बाद वो काम ही छोड़ दिया क्योंकि हम मेरे ख्याल से आप रीट्स की बात कर रहे हैं, रीट्स की बात कर रहे हैं आप। जी मैं रीट्स की बात कर रहा हूँ। ये रीट्स का सारा कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया में डेवलप हुआ था, क्योंकि मैं वहाँ काम करता था और हम ये सब रिफॉर्म करते थे, इसलिए आई एम वेरी वेरी क्लियर ऑन दीज रिफॉर्म्स। तो चौथा शख्स ये कहना चाहता है कि नहीं, मैं फील करता हूँ कि एक मॉल हो, मुझे दिखाई दे रही हो, उसका किराया आ रहा हो, उसकी वैल्यू बढ़ रही हो और मेरे 25 साल ऐसे गुजरे जिंदगी के, तो वो करे। अब 4 ऑप्शंस मैंने आपके सामने रखे हैं, ये आपकी सवाबदीद है, ये कॉल आपकी है। हम एक एजेंट्स के डिसीजन सरकारी मुलाजमीन पे छोड़ देते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जुमला जो मैंने आपके सामने रखा है। बिल्कुल, ये डिसीजंस इकोनॉमिक एजेंट्स ने खुद लेने हैं, और जब वो खुद लेंगे डिसीजंस तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे उन डिसीजंस के। और जो बोझ हुकूमत पे है ताहयात का, और फिर स्पाउस का, और फिर बच्चों का, और फिर फैमिली पेंशन्स की डिफरेंट इजरा का, ये सब खत्म हो जाएगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक शख्स की जिसने बहुत अरसा काम किया, आप समझ लें मेरी ही मिसाल है। अगर मुझे 10 साल गाड़ी मिलने की बजाय अगर जो हमने गाड़ी की मोनेटाइजेशन की और चूंकि वो हमारे हाथ से हुई, तो मुझे 90,000 लाख रुपया मिल रहा होता। आप सोचें कि मुझे तकरीबन 10 साल में करोड़ एक रुपए के करीब पैसे मिल गए होते, 2-4 मर्सिडीज मैंने खरीद ली होती उस वक्त, लाख रुपए
सरकारी मुलाजिम और मुलाजिमा विल लीव दैट कार एंड गो होम। अब इधर मैं एक बहुत ही एस्पेक्ट आपके सामने रख रहा हूं। मैं तो एक फाइनेंशियली लिटरेट इंसान हूं ना, मैं इकोनॉमिस्ट हूं, मैंने फाइनेंस में काम किया है, मैं एमबीए रखता हूं, तो मैं ये सारी चीजें समझता हूं। फाइनेंशियल लिटरेसी कराइए अपने एम्प्लॉयज़ की। अभी एक मिसाल मैंने आपके सामने रखी है, यानी कि अगर मुझे 1 लाख रुपया मिल रहा होता और साल के 12 लाख मिलते और उसी को 10 से मल्टीप्लाई कर दें और 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिलते और कितनी गाड़ियां मिलती। फाइनेंशियल लिटरेसी में भी हम कमज़ोर रह जाते हैं। जब हम ये कर रहे थे रिफॉर्म, तो मुझे याद है उस वक्त 90,000 हमने 22 ग्रेड को दिया, शायद 70,000 21 को और 50,000। तो मैं बार बार समझाता था कि इन पैसों की जो गाड़ी आप खरीदेंगे, किस्त लेंगे, अगर आप 25 साल रहेंगे तो कई गाड़ियां खरीद लेंगे और ये जो एक गाड़ी है वो यहीं रह जाएगी। आप सोचिए, फिर आप ये सोचिए कि कितना जाया होता है। मैं आखिरी बात करूं, गाड़ी आपकी नहीं होती ना, आप कभी भी उसको उस तरह नहीं चलाते, उसका ख्याल नहीं रखते। मतलब मैं अपनी गाड़ियों की जो सर्विसिंग है वो हमेशा उन कंपनियों से कराता हूं जो गाड़ियां मुझे बेचती हैं, ताकि मेरी गाड़ी की वैल्यू बने और मैं कह सकूं कि एवरीथिंग इज जेन्युइन। डू यू थिंक वी डू द सेम विद द गवर्नमेंट कार्ड्स? नेवर। सवाल ही नहीं पैदा होता। ये एक पूरा माइंडसेट है जो हमने तब्दील करना है। इसमें आई थिंक जहां एक लैकिंग बात आ जाती है वो ये कि हम इस लिटरेसी के अमल से लोगों को गुजारते नहीं हैं कि व्हाई इज इट बेटर फॉर मी टू टेल यू दिस स्टोरी, कि आप ये कीजिए, व्हाई इज इट मोर बेनिफिशियल फॉर यू, योर फैमिली एंड यू नो योर रिटायरमेंट प्लानिंग टू डू इट दिस वे, रादर देन सेइंग कि मैं इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा एंड इकोनॉमिक एजेंट को निकाल दें इससे। आई थिंक हमने जितनी आज सैर हासिल गुफ्तगू की है शायद ही मैंने पहले सुनी हो। अच्छा सर, एक लास्ट जाते जाते मैं ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि आप बार बार बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एजेंट्स की, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम हर जो हमारा हार्ड कोर इकोनॉमिक डिसीजन है उसके ऊपर पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो वो वक्त कब आएगा, कौन वो लोग होंगे जो फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे? हर चीज़ सियासी बन जाती है पाकिस्तान में। आपने ज़बरदस्त बात सामने रखी है। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि ये मेरा एक फेवरेट अंडरस्टैंडिंग है, और मैं फेवरेट का वर्ड इसलिए यूज़ करता हूँ कि बाकी सारी अंडरस्टैंडिंग्स अगर मैं साइड पे रख दूँ तो मैं ये समझता हूँ कि लीडरशिप्स को ये डिसाइड करना चाहिए कि पाकिस्तान में जब तक पब्लिक सेक्टर में कॉम्पिटेंस बिल्ड नहीं करेंगे और उन लोगों को इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पे नहीं लाएंगे जो इन चीज़ों को इतना क्लियर विजन से समझते हों, उनको डिज़ाइन करने की सकत रखते हों और फिर इम्प्लीमेंट करें। पाकिस्तान में सारी गुफ्तगू हो गई है कि पॉलिटिकल विल नहीं है काम करने की। मैं समझ सकता हूँ कई जगहों पे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, बट जो टेक्निकल कॉल्स हैं अगर वो ऐसी हों जो पॉलिटिकली वाइबल सॉल्यूशंस रखें तो तब आप जाके ये काम करते हैं। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, इतना वावेला मचता है आईएमएफ प्रोग्राम पे। सिर्फ आखिरी बात करूंगा, हमने जब 13-16 का प्रोग्राम किया, बहुत टेक्निकली साउंड प्रोग्राम हमने किया था, क्योंकि मैं एंकर कर रहा था वो प्रोग्राम, कभी भी वावेला नहीं मचा। हम कई दफ़ा जाते थे चीज़ें लीडरशिप से क्लियर कराने, बट ऐसे ऑप्शंस रखते थे और फंड को भी कन्विंस करते थे। आई थिंक दैट इज़ वेयर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाकान नजीब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और पाकिस्तान की मईशत के ऊपर सरकारी मुलाजमीन की पेंशन का बिल कितना भारी भरकम बोझ बन चुका है और इससे निकलने के लिए, इसको ईज ऑफ करने के लिए क्या एक स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है, उसके ऊपर अपना व्यू पेश कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे मुल्की तालीमी निज़ाम, बिलखुसूस सिंध के तालीमी निज़ाम की, जिस पे यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड ने भी अपनी तशवीश का इजहार कर दिया है। उनकी हालिया रिपोर्ट में कहा गया कि जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम है उसमें मुल्क भर में औसत रजिस्ट्रेशन 43%, जबकि सूबा सिंध में सिर्फ 27% है। इब्तदाई उम्र की तालीम के हवाले से 60% असातिज़ा गैर तरबियत याफ्ता हैं। ये उस रिपोर्ट में इंकशाफ। और उसी रिपोर्ट में मज़ीद गया कि तालीमी एमरजेंसी के बावजूद जो तालीमी निज़ाम है उसमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। सिंध में 2,62,00,000 बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जबकि एक बड़ी वजह जो हुकूमत की तरफ से भी कही जाती है, जो सैलाब और इस तरह की जो कुदरती आफात हैं, बारिशें, उनकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है, उनकी वजह से जो स्कूल जो है वो मुतासिर होते हैं। और इस मरतबा भी ऐसी हुआ, तकरीबन 2,30,000
बच्चे जो हैं वो उनकी तालीम जो है वो मुतासिर हुई है, और 1300 से ज़ायद स्कूल बारिशों से मुतासिर हुए हैं। तकरीबन 450 स्कूल मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुके हैं, उससे तबाह हो चुके हैं। बहरहाल ये तालीमी निज़ाम, अब ज़ाहिर के बारिशों का मौसम का यही एक पैटर्न रहेगा, लेकिन तालीमी निज़ाम कहाँ खड़ा है? गो के जो एक एमरजेंसी है, एजुकेशन एमरजेंसी, वो नाफिज है। उसके बावजूद इस तरह की रिपोर्ट्स, इस तरह की मायूस कुन खबरें, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। हमारे साथ शहजाद कमर साहब मौजूद हैं जो कि माहिर तालीम हैं और तालीक़ फाउंडेशन के CEO हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद कमर साहब। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे इस पर्टिकुलर जो यूनिसेफ की रिपोर्ट है, क्या उसकी फाइंडिंग्स हैं? देखिए, यूनिसेफ जो है पाकिस्तान में खुसूसन सूबा सिंध के अंदर तालीम के हवाले से एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है, और यहाँ पे जितने भी तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो तालीम की एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें वो सूबाई हुकूमत को बहुत सपोर्ट भी करता है। मगर उसकी जानिब से जो रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है कि आफात के नतीजे में और सैलाब के नतीजे में जो तबाहकारी हुई है तालीमी निज़ाम की, वो बड़ी तशवीशनाक है। उसको सबकी तशवीश का इजहार भी किया है। देखिए, वो जो स्कूल के आदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं, इसके मुकाबले में जो आदाद-ओ-शुमार हमारे हुक्मरानों की तरफ से जेनेवा में बताए गए सैलाब के बाद होने वाली कॉन्फ्रेंस में, वो ये थे कि इन्होंने कहा कि हमारे 20,000 स्कूल तबाह हो गए, जबकि उनकी जानिब से जो आदाद-ओ-शुमार बताए जा रहे हैं वो इससे कहीं गुना कम है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब उन्होंने सिंध की हुकूमत ने जेनेवा में ये बात कही कि हमारे 20,000 स्कूल तबाह हो चुके हैं और हमें उसके लिए सपोर्ट चाहिए, तो जायका ने सैलाब से मुतासर इलाकों में 9 स्कूल बनाने को दिए। 2022 में सैलाब आया था, 2024 में हम खड़े हैं। 2 साल में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके तवज्जो से सिंध हुकूमत से कि जरा बताएं तो कि उन 9 स्कूलों को जिसके लिए जायका ने सपोर्ट करने का कहा था, कितने स्कूल बने? कहाँ कोई ईंट लगाई गई है, कोई लकीर खींच के मार्किंग भी की गई है? इसी तरीके से यूनिसेफ और जायका के अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक से सन 2020 के अंदर फ्लड अफेक्टेड एरियाज में स्कूलों के नाम के ऊपर सिंध हुकूमत ने 275 मिलियन अमरीकी डॉलर्स का कर्जा लिया, और ये अमरीकी डॉलर्स में था। और फिर कहा गया कि हम कई सैकड़ों स्कूलों को कहा गया कि हम उसको बनाएंगे। मगर मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी 14 प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स अब तक तब्दील हो चुके हैं, मगर स्कूल कितने बने हैं ये सिंध हुकूमत शायद बता ना सकेगी। इसी तरह से एक और प्रोजेक्ट में एशियन डेवलपमेंट बैंक से जून 2020 में 75 मिलियन डॉलर कर्जा लिया गया, और यही कहा गया कि जनाब हम स्कूल बनाएंगे। और वो स्कूल भी कुछ यूं थे कि प्राइमरी स्कूलों में जो पहले से मौजूद थे, सेकेंडरी स्कूल जो मौजूद थे, उसमें कहा गया कि हम इसमें एक ब्लॉक बनाएंगे सेकेंडरी लिए। लेकिन हुआ यह है कि यह कर्जा भी जो इतनी बड़ी तादाद में बड़ी रकम था, ये भी नहीं हो पाया, और अब यही कर्जा हम पर डबल हो चुका है, चूंकि डॉलर के रेट तब्दील हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि यूएसएड से कर्जा लिया गया। नहीं तो ये बताइए कि ये जो डोनर एजेंसीज हैं जब इतने सारे कर्जे देती हैं तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होता? मतलब जेनेवा में हम वहां पे जाके आदाद-ओ-शुमार क्या दे रहे हैं और फिर उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो क्या कह रही हैं, इसके ऊपर कोई किसी किस्म का ऑडिट नहीं होता? देखिए, ये सबसे आपने जो सवाल किया, यही सवाल वो है कि जो सब जगह सारे लोग पूछते हैं, वो तमाम एनजीओ उसके जो एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं, पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही होती है, वो यही तो पूछती हैं डोनर एजेंसी से कि आप इनको इतने कर्जे देते हैं। 2020 में जायका ने 54 स्कूल बनाकर दिए हैं सिंध हुकूमत को, लेकिन इन्होंने अभी तक वहां टीचर्स भर्ती नहीं किए, वो स्कूल फंक्शन नहीं हो सके हैं। इसी तरीके से एक लंबी फहरिस्त है। चाइनीज हुकूमत ने सैलाब से मुतासर इलाकों में प्री फैब्रिकेटेड, उन्होंने कहा कि हमें 100 स्कूल चाहिए, उन्होंने ग्रांट इनकी पूरी कर दी, उस पर क्या हुआ कुछ नहीं पता। इस मौके के ऊपर वो तमाम लोग जमीन पे काम करते हैं, वो ये जानना चाहते हैं क्या वजह है कि तमाम डोनर एजेंसियां जो अपना पूरा नेटवर्क रखती हैं, अपनी टीम्स रखती हैं, वो सिंध हुकूमत से क्यों नहीं पूछती हैं। इसी सिलसिले के अंदर सिंध हाई कोर्ट के अंदर जब मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने ये हुकूमत से पूछा और उनसे कहा कि हमें ये रिपोर्ट सबमिट की जाए, तो उस पर भी कोई ऐसा जवाब जो मुतमईन कर सके सामने नहीं आता। लिहाजा ये एक अचंभे की बात है और हम सब इस पर हैरान होते हैं कि आखिरकार ये डोनर एजेंसियां और खासतौर पर वो जो कर्ज दे रहे हैं या जो ग्रांट भी दे रहे हैं, वो आखिरकार क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी को चेक करती हैं सिंध हुकूमत की। ठीक, हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद कमर साहब जो कि इस वक्त बात कर रहे हैं पाकिस्तान सिंध के अंदर जो डोनर एजेंसीज के ताउन से जो मयार तालीम या जो एजुकेशन के हवाले से उनकी खिदमात हैं, जो स्कूल्स बनाए जा रहे हैं वो ऑन पेपर्स होते हैं, वो कहीं हकीकत में नज़र नहीं आते। ये आदाद-ओ-शुमार में इतना वाज़ेह बुनियादी फ़र्क क्यों है और फिर इस हवाले से ऑडिट क्यों नहीं किया जाता? बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक। शहजाद कमर साहब, एक बार फिर आपकी तरफ चलेंगे और बात यह है कि अगर ये माफिया है तो फिर ये जो तवातुर के साथ सैलाब आते हैं और बारिश का पानी, ये सारी चीज़ें, तो ये तो इनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है। इसका मतलब है कि वो जो एक बैगिंग बोल है, ये तो एक इनके लिए बहुत मवाफिक चीज़ है। ये तो चाहते ही फिर यही है, कुछ इसी तरह की चीज़ें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये तो एक लतीफ़ा भी कहा जाता है कि सैलाब आता है तो गरीबों का नुकसान होता है और अगर सैलाब ना आए तो सिंध हुकूमत का नुकसान हो जाता है। तो ये एक अजीब सी बात हमें नजर आती है। मसलन अगर आपको शेयर करूं कि वर्ल्ड बैंक से इन्होंने सिलेक्ट के नाम पे कर्जा लिया और ये कोई 28 से 30 अरब का कर्जा था और स्कूल बनने थे, लेकिन अब ये कहते हैं कि इन्होंने कहा था 600 स्कूल बनने और अब कहते हैं हम तो 300 बना पाएंगे और ये प्रोजेक्ट भी अब 40 अरब पे चला गया है। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ये सारे कर्जे हैं जो डॉलर्स में लिए जा रहे हैं, आधा जो है ना वो अवाम ने करने हैं और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नालायकी होती है। एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट डायरेक्टर चेंज होते हैं, 4-4 साल 5-5 साल गुजर जाते हैं, काम नहीं हो पाता। यूरोपीय यूनियन से इन्होंने डीप के नाम पर DEEP डीप के नाम से प्रोजेक्ट में 50 मिलियन यूरो का इन्होंने लिया है और कोई स्कूल जमीन पे नहीं बनता है। हमें बात ये समझ ये नहीं आती है कि सिंध हुकूमत जो इतने बड़े पैमाने के ऊपर कर्जे लेती है, उसके बावजूद सबसे ज्यादा तबाहाली का शिकार सिंध में ही सूबे सिंध के अंदर तालीम का निजाम होता है। ऐसा क्यों होता है कि ये डॉलर्स का एक सैलाब है? ऐसे में ये जो एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज की गई है, उससे हालात किस जानिब, जो आप अदाद शुमार पेश कर रहे हैं, तो उसका मतलब तो ये शो कर रहा है जनाब हालात और ज़्यादा बदतर हो रहे हैं। फिर ये भी कहा गया इसी रिपोर्ट में कि ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, इसके 60% असातिज़ा जो हैं वो गैर तरबियत याफ्ता हैं। तो वो जो घोस्ट टीचर और पॉलिटिकल अपॉइंटीज़, ये सारी चीज़ें, मेरिट का की धज्जियाँ उड़ाना, ये सब भी जारी है ज़ोरों शोर से। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि हम जब जाते हैं, हम ग्राउंड पे काम करते हैं, हम सिंध में बेशुमार स्कूल हैं जिनको अपग्रेड करने के लिए जाते हैं। वहां पे लोग चाहते हैं कि अपने स्कूलों को अपग्रेड करें, वालिदैन कहते हैं कि हमारे बच्चों को तालीम चाहिए, बहुत शदीद प्यास है सिंध के अंदर। मगर दूसरी जानब हम ये देखते हैं जब हमें सरकारी स्कूलों में जाकर पता चलता है कि असातिज़ा ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हमें सियासी बुनियाद के ऊपर ये लेटर घर बैठे मिला था कि आप उस्ताद मुंतखब हुए। अब कुछ बेहतरी आई थी गुज़िश्ता दिनों, IBA के जरिए से जब टेस्ट लेना शुरू किया गया था, मगर फिर क्या हुआ, जो लोग IBA के जरिए से टेस्ट देकर पास होकर आते हैं, उसके बाद उन बेचारों को साल साल तक लेटर जारी नहीं होता, उनको मुजाहरे करने पड़ते हैं, उन पर पुलिस लाठीचार्ज करती है। तो ये सिंध हुकूमत का हाल ये है कि पूरे स्कूल अपने डेटाबेस में से ये डिलीट कर देते हैं। वो कहते हैं यहाँ स्कूल नहीं है, फिर लोग अदालतों में चक्कर काटते हैं, लोग अपॉइंटमेंट्स के लिए चक्कर काटते हैं। सिंध हुकूमत जो कुछ भी बयानबाजी करती है, जिस तरह कॉन्फ्रेंसेस में बातें करते हैं, जिस तरह चीजें सजा कर पेश की जाती हैं, जनाब आली जमीन पे वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं, तो ये सिर्फ सिंध में आप ये सिर्फ सिंध में देख रहे हैं या बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, वहां पर क्या हालात हैं? देखिए, अगर हम कंपैरिजन करेंगे ना इस बात का, तो इस कोई शक नहीं है कि KPK में और पंजाब में गुज़िश्ता अरसे में बेहतरी आई है। हम ये नहीं कह रहे कि वहाँ बहुत अच्छा हो चुका है, आइडियल कंडीशन से, लेकिन अगर हम कंपैरिजन ही करेंगे ना, तो कंपैरिजन के लिहाज से तो सिंध और पंजाब में, सिंध और KPK के अंदर बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। बलूचिस्तान की मैं बात इसलिए नहीं करूँगा कि वो सुबह ओवरऑल वैसे भी डिस्टर्ब है, वहाँ पर कभी अलग से कोई बात की जाए तो इंशाल्लाह से बात हो सकेगी। अलबत्ता पंजाब और KPK के मुकाबले के अंदर सिंध में हमें हालात, तालीम का निज़ाम, असातिज़ा की ट्रेनिंग का ना होना और इसी तरीके से सब कुछ कागजात ना अहल लोग प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाए जाते हैं जो एक ईंट भी नहीं रख पाते हैं, और जब हम मुलाकात करते हैं, हम बात करते हैं, जिम्मेदारान से पूछते हैं तो जवाब नहीं दिया जाता है। अदालत में जाकर पूछना पड़ता है, मौजूद जज साहिबान इनसे रिपोर्ट लेते हैं, मजिस्ट्रेट्स को भेजते हैं और पता चलता है कि वहां पर तो हालात ही अजीब व गरीब हैं। लाइब्रेरियां सिंध के अंदर, अभी मौजूद जज साहब ने सिंध हाई कोर्ट के कल कहा है कि जनाब कई अरसे पहले मैंने आपसे कहा था कि लाइब्रेरियों का बताएं, लाइब्रेरियों पे कब्जे हो चुके हैं, स्कूल औताकें बनती हैं, वहां जानवर बंदे होते हैं। ठीक, अब ज़ाहिर है कि ये इंतहाई तशवीशनाक हालात हैं जो इस वक्त इस रिपोर्ट में जिनका इजहार किया जा रहा है। और शहजाद कमर साहब जो कि सरबराह हैं तालीक फाउंडेशन के, और इन तमाम चीज़ों के ऊपर काफ़ी गहरी नज़र है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। बात सर ये तमाम जो मामलात हैं, इसको सिंध हुकूमत हम चाहेंगे कि वो भी अपना नुक्ता नज़र इसके हवाले से पेश करे। जो वज़ीर तालीम सिंध हैं वो आएँ, आके बताएँ, हमें बताएँ, अदालत को बताएँ, मीडिया को बताएँ कि जनाब ऑन ग्राउंड सिचुएशन है क्या। क्योंकि यूनिसेफ की अगर रिपोर्ट इस तरह के अदाद शुमार जाहिर कर रही है, इस तरह की तशवीश जाहिर कर रही है, तो उसको अगर आप
चैलेंज कर सकते हैं तो ज़रूर करें, अदरवाइज जो सच है वो उससे आवाम को आगाह करें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।